अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। फ़लस्तीन का मसला एक दफ़ा फिर आलमी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन इस पे एक इशू है। हमेशा जब भी फ़लस्तीन का मसला रिपोर्ट होता है उसको रिपोर्ट इस तरह किया जाता है कि आज फ़लस्तीनी ग्रुप ने यह कार्रवाई कर दी, आज उस फ़लस्तीनी ग्रुप ने वो हमला कर दिया, और तासुर यह दिया जाता है कि जैसे ये तनाज़ा उस दिन शुरू हुआ जिस दिन ये कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, आलमी मीडिया को पता है कि यह मसला कोई आज या कल नहीं शुरू हुआ, दहाइयों पुराना यह मसला है। लेकिन इस वक्त ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस अगेन ये मीडिया के अंदर डिस्कस हो रहा है। फ़लस्तीन के ग्रुप हमास ने एक बड़ी कार्रवाई की मकबूजा इलाकों के अंदर, इसराइल के अंदर, और जिसके जवाब में अब इसराइल की कार्रवाई जारी है। गजा की पट्टी में बड़े पैमाने के ऊपर वहां पे शहादतें हो रही हैं, घरों को नुकसान पहुंच रहा है, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंच रहा है, दोनों अतराफ से जानी नुकसान भी हो रहा है। इस वक्त मामलात क्या हैं? ये मामला क्या यहां पे रुकेगा या यहां से आगे जा सकता है? इन तमाम मामला गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अरब तज्जियाकार जिनका ताल्लुक फ़लस्तीन फाउंडेशन से है, डॉक्टर साबर अबू मरियम साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब ये सूरत हाल आपको यहां से डी एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है या फिर खित्ते में यह तासुर पाया जाता है कि यहां से चीजें मजीद संगीनी इख्तियार कर सकती हैं, मजीद पेचीदा हो सकती हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से फ़लस्तीनियों को बहुत ज़्यादा हमें खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए और उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि जैसा आपने खुद अभी अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि ये कोई 1-2 दिन का मसला या किसी ग्रुप का मसला नहीं, बल्कि कोई 100 साल की हिस्ट्री अगर हम देखें जो ऐलान बैलफोर के बाद से शुरू है, तो ये मुज़ाहमत का सिलसिला जारी है। और इस 100 साल तारीख में इतनी बड़ी और इतनी अजीमुशान कार्रवाई, ये जवाबी कार्रवाई है। इसको ये याद रखा जाए कि जो मुख्तलिफ ज़राए अबलाग इसको दहशतगर्दी या कुछ और इसको बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको लोगों तक सही बात पहुंचाएं कि ये 100 साल मुजालिम की एक तारीख है जिसके अंदर फ़लस्तीनियों को घरों से निकाला गया है, फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा किया गया है, कत्लो गारत की गई है, सैकड़ों लोग जेलों के अंदर बंद हैं, ख़वातीन बंद हैं। इस वक्त आज के दिन 400 फ़लस्तीनी बच्चे आज के दिन तक जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो सहूनी जिंदानों के अंदर मौजूद हैं। तो ये उन सारे मुजालिम का एक तसलसल है जिसका ये जवाब हमारी फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने दिया है। और ये बड़ा ज्वाइंट काम था जिसके अंदर वहाँ के जितने भी ग्रुप्स हैं, ये किसी एक ग्रुप का काम नहीं होता है। ये जाहिर है कि गिरोहबंदियां हैं लेकिन सारे एक हैं। जिहाद इस्लामी फ़लस्तीन, हमास और दीगर सब ने मुश्तरका तौर पर एक ऐसी तारीखी कार्रवाई अंजाम दी है कि जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है। खुद गासिब सहूनी हुकूमत जो कि फेल हो चुकी है, जो कि नाकाम हो चुकी है, जिसका इंटेलिजेंस फेलियर हो चुका है, जिसका मिलिट्री फेलियर हो चुका है। आप देखिए इस वक्त 40 अफराद जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, जिनमें ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर के रैंक्स के लोग हैं, वो इस वक्त मुज़ाहमत के पास जो है वो जंगी कैदी बने हुए हैं। तो ये एक बहुत ही इस वक्त एक तारीखी सूरत हाल है जिसको हम मुशाहिदा कर रहे हैं आज के ज़माने में। और जहाँ तक इस सूरत हाल का ताल्लुक है कि ये डी एस्केलेट होगी या आगे कहाँ तक बढ़ेगी, तो अब ये देखना ये है कि जो ये अमेरिका है, जो यूरोप है और ये सारे हैं, ये इस वक्त इसराइल को पंप कर रहे हैं। ये उनको देखें, अभी कल ही उन्होंने कहा कि हम इनको $8 बिलियन जो है वो देने जा रहे हैं इनको इमदाद, जिसके अंदर वो पता नहीं इनको कोई F-16 और F-35 वो पता नहीं कौन कौन सी चीजें इनको देने जा रहे हैं। आखिर सवाल ये है कि ये अमेरिका जो मुसलसल इनको इस तरह की जो मिलिट्री एड दे रहा है गुज़िश्ता 70 सालों से, तो क्यों दे रहा है? आखिर ये निहत्ते लोगों पर बमबारी कर रहे हैं कि अभी वो गजा के ऊपर भी इन्होंने क्या किया है, शहरी आबादियों पर हमला किया है, मासूम लोगों को कत्ल किया है। अब तक 493 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की मेरे पास अभी मैसेज थोड़ी देर पहले रिसीव हुआ है, 493 पैलेस्टीनियन जो है वो मार्टाइड हो चुके हैं अब तक। ठीक है, तो ये शहरियों को कत्ल, अगर जंग लड़नी है तो फिर आप मुज़ाहमतकारों से जंग लड़ें। अगर आपको अच्छा डॉक्टर साहब, जो जंग की आप बात करते हैं, जिस तरह पहले भी मैंने क्वेश्चन किया, क्या खदशा है कि हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो सकती है अगर ग्राउंड इन्वेजन या जमीनी जंग शुरू हुई गजा में? देखें, ये एक बात तो बहुत क्लियर है कि जब भी फ़लस्तीन में या लुबनान में या कहीं पर भी गासिब सहूनी हुकूमत ने कोई काम करने की कोशिश की है, तो ये सारी की सारी जो मुज़ाहमती ग्रुप्स हैं ये आपस में एक दूसरे से लिंक हैं।
2006 में भी इसराइल ने प्लान किया था फलस्तीन पे बहुत बड़ा हमला लॉन्च करने का, तो उस हमले को लुबनान की हिजबुल्लाह ने डाइवर्ट करके 2006 की जंग शुरू हो गई थी। वो इनकी स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो फलस्तीन को उन्होंने उस वक्त, क्योंकि फलस्तीन तैयार नहीं था। और अभी भी ये जो जंग हुई है इसमें भी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो फलस्तीन और जो अतराफ की, उसमें इसराइल एक बहुत बड़े खतरनाक हमले की प्लानिंग कर रहा था। वो गजा को बिल्कुल स्वैप करना चाहता था, स्वीप करना चाहता था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि उससे पहले ही उसकी स्ट्रेटेजी को फेल करके इन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी खड़ी की है। और आप देखें कि उसकी सपोर्ट में कल लुबनान से जिनकी आप हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, हिजबुल्लाह ने कल उनके शीबा फार्म्स जो कि जुनूबी लुबनान का हिस्सा है, वहां पे सेऊनी फोर्सेस ने कब्जा कर रखा है बहुत सालों से, उसको छुड़वाने के लिए उन्होंने कल वहां पे रॉकेट फायर किए हैं और एक घमसान की जंग हुई है पूरा दिन वहां पे, जिसमें इसराइलियों को पीछे हटना पड़ा है। तो अगर ये इसराइल चाहता है कि वो या तो इनके इलाके छोड़ दें, वो गजा के इलाके हैं सारे इलाके जहां पर जो उसने वहां पे ऑक्युपाइड किए हैं, क्योंकि ये लिबरेशन की लड़ाई है, ये कोई कब्जे की लड़ाई नहीं है, तो अगर ये छोड़ देते हैं खुद से तो बहुत अच्छा है। और अगर ये लड़ाई करेंगे तो आप देख लेंगे ये लुबनान से भी इनके ऊपर हो सकता है, फलस्तीन के अंदर तो हो ही रहा है, और नहीं मालूम कि कहां से जो मुजाहिमत के गिरोह अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज, डॉक्टर साहब एक और चीज जो मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि ईरान का इसमें किरदार है। ईरान ने अपना कुछ स्कोर सेटल करने के लिए इस किस्म की कार्रवाई करवाई है और हमास को मदद फराम की है। तो खित्ते में क्या खबरें इस हवाले से, क्या ईरान का कोई किरदार हो सकता है इसमें? देखिए, इसमें दो किस्म की बातें हैं। ईरान का एक किरदार तो यह है जो उनका 1979 से खुला हुआ किरदार है कि उन्होंने 1979 जब उनका इनकलाब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, उन्होंने फलस्तीन के मसले को सबसे टॉप प्रायोरिटी दी है, उन्होंने फलस्तीन के मसले को उठाया है, ये उनका क्रेडिट है। जहां तक ये जो मामला है जो अब हुआ है, ये है मैं समझता हूं कि ये इसराइल अपनी शिकस्त को, अपनी फेलियर को छुपाने के लिए वो ईरान पे ब्लेम डाल रहा है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि असल प्लानिंग तो इसराइल ने कर रखी थी। वो इसराइल चाहता था कि वो गजा के ऊपर जितना ही बड़ा हमला करे, लेकिन कामयाबी क्या है कि दुश्मन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इन्होंने फेल कर दिया है। इन्होंने 5000 रॉकेट फायर करके 7 सिटीज पर, यानी अनबिलीवेबल है, ये दुनिया में कोई ऐसा वाकया अभी तक नहीं हुआ है कि एक वक्त में इन्होंने ऐसा काम किया। और ये कोई आर्मी नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं है, ये मुदाहमतकार हैं। तो ये वो ईरान को ब्लेम देना या उसके ऊपर इस तरह की बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। ईरान की इखलाकी, सियासी और अकीदती सपोर्ट जो फलस्तीन के साथ है वो सबके सामने खुली हुई है, वो एक अलग बात है। और इस वक्त जो मसला है ये पूरा स्ट्रेटेजिक मामला है। वो अच्छा, पूरे के पूरे वो गजा को खत्म करना चाहते थे, गजा ने जो है वो इनके ऊपर सवाल उठा दिया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आखिर में ब्रीफली आप मुझे बता सकें, इस वक्त आपकी सोर्सेज ग्राउंड पे क्या बताते हैं कि गजा में क्या सूरत हाल है? क्या सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया जा रहा है इसराइल की जानिब से? देखिए, मैं दोनों तरफ की आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। जो इसराइल ने जो हमला किया है इन पर, हमारे फलस्तीन भाइयों पर, वो शहरी आबादियों को और शहरी इमारतों को, सिविलियन इमारतों को उसने निशाना बनाया है और फजाई बमबारी की है। जमीन पर वो नहीं उतर सका अभी तक, आज के दिन तक। ठीक है, उस फजाई बमबारी में 493 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 2000 के करीब जख्मी हैं, अस्पतालों के अंदर सूरत हाल खराब है, बिजली गजा की काट दी गई है। ये हर वो जुल्म जो इसराइल कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ की भी आप देखेंगे जो इसराइल के बारे में है, जो हमारे फलस्तीनी मुजाहिमत ने जो वहां पे जवाबी कार्रवाई की थी, उसमें अब तक की रिपोर्ट है आज तक की, उसके अंदर 1000 के करीब इसराइली लोग जो है, जिसके अंदर बड़ी तादाद फौजी और सरकारी लोगों की है, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर मिलिट्री और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया था, तो उसमें वो मारे गए हैं। और कोई 7000 के करीब लोग ऐसे हैं जो जख्मी हो चुके हैं और 700 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं। और 40 का तो पता चल चुका है कि 40 फौजी अफसरान हैं जो हमास और जिहाद इस्लामी के जंगी कैदी बन चुके हैं। तो ये दो तरफा सूरत हाल इस वक्त ये है कि इसराइल इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस जंग से पीछे हटे, उसको हटना पड़ेगा, उसको पीछे होना पड़ेगा और ये इलाके छोड़ना पड़ेंगे। अब ये अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो एक खामोशी से या अच्छे तरीके से इनको बैकफुट पे ले जाए या फिर लड़ाई और इसकी सूरत में लेकर जाए, तो उसमें दो तरफी नुकसान होने का खदशा है। ठीक है। डॉक्टर साबिर अबू मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू, हमें ज्वाइन किया। आप लोगों ने तफसीलात सुनी कि इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है। ग्राउंड पे इस वक्त भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और ख़दशा ये है कि ये सारा मामला खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। यहाँ पे आलमी बरादरी की जिम्मेदारी आती है, अमरीका की जिम्मेदारी आती है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई है उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। एनीवे, पाकिस्तान के अंदर सियासी मामला
मामलात भी चल रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी जानिब कानूनी मसाइल और कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं, आपको पता है कि आए रोज़ उनमें तब्दीलियां हो रही हैं, नए बयानिए सामने आ रहे हैं। हर सियासी जमात कोई गिला कर रही है, कोई शिकवा कर रही है, लेकिन एक ऐसी सियासी जमात है जिसके हवाले से बहुत सारी सियासी जमातों को ये गिले शिकवे हैं कि जनाब उनके लिए सब कुछ है प्लेइंग फील्ड में, हमारे लिए कुछ नहीं है। और वो जमात है नून लीग, और डॉक्टर साहब का ताल्लुक उसी जमात से। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग कि सारी जमातें आपसे नाराज हैं? क्या आप लोगों के ऊपर कोई खास नजर करम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सियासी जमात का काम होता है कि अवाम से रब्ता, और उसके बाद अगर इलेक्शन आता है तो अपना एक प्रोग्राम देना, और अगर उसके क्रेडिट में कुछ पिछले अदवार में गवर्नमेंट में रही हो वो जमात, तो उसके क्रेडिट में वो काम होते हैं, कोई कारनामे होते हैं, कोई रिफॉर्म्स होती हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, अगर उसने कुछ की हो। ये सारा एसेट है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, और यही लेके हम अवाम के पास जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त पार्टी में भी मोबिलाइजेशन है, ये मोबिलाइजेशन ग्राउंड्स में भी नजर आती है। हमारे जितने भी MNA के हल्के हैं चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, हर जगह के ऊपर मोबिलाइजेशन है। हमारे MNA के जो हल्के हैं पाकिस्तान में, और खासतौर पे जो हमारा नजदीक तरीन इलाके हैं लाहौर के अजला डिवीजन, वहाँ पे बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन है। तो सियासी जमातें जो दीगर हैं, जाहिर है जब देखती हैं आपकी मोबिलाइजेशन या ये कि अवाम में आपकी पजीराई, तो इलेक्शन में तो हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं, तो वो तो आपको वो फूलों के हार तो नहीं पहनाएंगे। वो जमातें जो गवर्नमेंट में आपके साथ भी शामिल रही हैं, अगले इलेक्शन में तो वो एक छतरी के नीचे इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे। ठीक, वो हमारे मद्दे मुकाबले सियासी जमातें हैं, लिहाजा उन्होंने कोई ना कोई अपना बयानिया तो बनाना है, वो उसमें हक बजाने में, हमें उनसे कोई गिला नहीं है इस बात पे। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि अवामी राब्ता मुहिम आप लोगों ने शुरू की हुई है, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं। अब तासुर ये मिल रहा है कि जैसे शायद जलसों में लोग आ नहीं रहे। अब लाहौर का गुज़िश्ता रोज़ जो जलसा हुआ वो लगा ऐसे कि जैसे वो अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरिद जलसा था। कुर्सियों के साथ झंडे बांधे हुए थे, टेबल लगे हुए थे, कांटे, छुरियाँ, चमचे, प्लेटें, वहाँ पे खाना सर्व किया गया। तो ये क्या वजह है? आवाम की अदम दिलचस्पी है, उनको रागिब करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है? देखिए, दोनों बातें जो आपने की हैं, जो जलसे इंतजामात होते हैं, यानी हमने खुद भी मुताबिक जलसे करवाए हैं। इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है, 10 साल में मेंबर कौमी असम्बली अल्हम्दुलिल्लाह रहा हूँ। मुताबिक जलसे कराए हैं और मुताबिक जलसे अटेंड किए हैं। जब हम दूसरी जमातों के साथ अलायंस में रहे हैं, बाकी जमातों के जलसे भी अटेंड करते रहे हैं। ARD के वक्त भी मैं एक मुतारिक सियासी कारकुन था। अभी PDM के भी जलसे हमने किए, अटेंड किए हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये इंतजामात का झंडे होना, ये इंतजामात का हिस्सा होता है। झंडे आप किस तरीके के साथ जलसागाह में पहुंचाते हैं, वर्कर्स उठा के लेके जाते हैं, आप जलसागाह में एक मकाम पे रखते हैं, एंट्री पॉइंट पे रखते हैं, तो ये तो जलसे की मैनेजमेंट होती है। और आपकी होर्डिंग्स लगी होंगी, लाइटें लगी होंगी। अब आप कहें जनाब के वहाँ तो बत्तियां भी लगी हुई थी, वो कहाँ से आ गई? जाहिर है जब जलसा रात को अंधेरे में तो नहीं होगा, उसके लिए लाइटिंग्स चाहिए, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं। और जहाँ तक खाने पीने का ताल्लुक है, ये हर जलसे में टाइमिंग्स पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर नज़दीक के लोग हों तो चाय वगैरह रखी जाती है, पानी एक लाजमी जुज़ होता है हर जलसे का। और अगर खाने का वक्त हो, और मैं खुल के कहूँगा कि जो मेज़बान है जलसे का, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो खाने का अरेंजमेंट भी करता है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो सिंपल होता है, वन डिश हो गया। ठीक, ताकि लोग दूर दूर से आए होते हैं, रात को वापस जाते जाते लोगों को 12 बज जाते हैं। तो ये कोई एक जलसे की बात नहीं है, ये हर जलसे की इंतजामात में इस तरह की चीजें शामिल होती हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब, इसमें मैं जरा मियाँ साहब के हवाले से भी क्वेश्चन आपसे करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, आप नहीं समझते कि फिर तो आम बंदे के दस्तरस से सियासत बहुत दूर हो गई है? पहले तो आप सिर्फ लोगों को बुलाते थे, मंशूर बताते थे, नजरियात बताते थे। अब जलसों में अगर खाना भी खिलाना पड़ जाए तो फिर तो आम बंदा तो जलसा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो फिर बस ये तो फिर अमीर लोगों की गेम है।
देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि खाना जो है जलसे का लाजमी जुज होता है, ये नहीं मैंने कहा। लेकिन मैंने ये कहा कि जो मेजबान जलसा करा रहा होता है, या जैसे 2-2, 3-3 लोग इकट्ठे मिल के जलसे का बंदोबस्त कर रहे होते हैं, 4-4, 5-5, 10-10 लोगों की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, तो ये कि किसी जगह के ऊपर अगर किसी ने कोई इस तरह का अरेंजमेंट, जैसे मैंने कहा कि सादगी से किया, तो वो उसकी अपनी स्वादीद है, ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। ठीक। और हमारे बहुत सारे ऐसे MNAs हैं, मैं जाती तौर पे उन्हें जानता हूँ, नाम तो नहीं लूंगा जाहिर है, लेकिन वो बहुत ही महदूद खर्चे के साथ MNA बनते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता। और इलेक्शन कैंपेन के जो अखराजात वगैरह होते हैं, कोई दोस्त उनको बुला रहे हैं, कोई दोस्त साथ चल रहे हैं, तो लिहाजा ये कह देना कि ये एक मखसूस तबके की गेम बन गई है, मुनासिब बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस पर थोड़ी बात मैं कर लेता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, बुनियादी तौर पर उसकी जिम्मेदारी है कि वो हर तबका फिक्र से, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से, हर एज ग्रुप से कैंडिडेट्स लेके आए। देखिए, मैं बरमला ये बात कहूंगा कि कोई कितना ही मकबूल क्यों ना हो, चंद हल्कों के अलावा जहाँ पे लोग आजाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ते हैं, वोट हमेशा पार्टी का होता है। तो अगर पार्टी अच्छे साफ सुथरे चेहरे लेके आएगी, मुतहर्रिक नौजवानों को लाएगी, जरूर लाना चाहिए, वो इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे अल्लाह के बदल। ठीक है। आपने शहबाज शरीफ साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं कि कानूनी मामलात अब मियाँ साहब की वापसी में किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकते। इसी तरह दीगर जो मोजिज़ क़यादत है वो भी इसी तरह के बयानात दे रही है। फिर बताया जा रहा है कि 17 अक्टूबर को गालिबन कोई पटिशन दायर की जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत के लिए। तो ये आप लोग किस तरीके से इतने ज़्यादा मुतमईन हैं? कौन सी गारंटी आपके पास कि वो पटिशन आपकी सुनी भी जाएगी? हो सकता है अदालत आपकी पटिशन सुने ही ना, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये एक लीगल क्वेश्चन आपने पूछा है, हमारी जो कानूनी माहिरीन है उनकी जो टीमें इस पे शब रोज काम कर रही हैं। बाकी जितने भी इश्यूज होते हैं इस नौयत के, या अदालतों से मुताल्लिक कोई केसेस हैं, उनमें दफात होती हैं, एलिगेशंस हैं, तो आपकी कानूनी टीम को पता होता है इसमें आगे वे फॉरवर्ड क्या है। कई सारी ऐसी दफात, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ एक आम आदमी को समझाने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी कानून के हवाले से जो है वो महदूद मालूमात रखता हूँ। जाहिर है कि दफात हैं कई, वो आपको पता होती है कि ये काबिल ज़मानत है, कई दफात ऐसी हैं जो नाकाबिल ज़मानत है। अब जो काबिल ज़मानत दफात है उसमें आपका वकील पहले आपको कह देगा कि जिसमें 100% आपकी जमानत होगी, जो नाकाबिल ज़मानत है उसमें नहीं होगी। तो लिहाजा जो वे फॉरवर्ड हमारी कानूनी माहिरीन की टीम ने बनाया है वो इसमें 100% मुत्तफिक है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर उन्हें किसी तरह की कोई कानूनी हिच या लकूना जो है वो नहीं होगा, और उन्हें अदालतों से इंशाअल्लाह ताला एज पर मेरिट, एज पर लॉ ऑफ द लैंड उन्हें रिलीफ मिलेगा। और बाकी जहाँ तक केसेस हैं वो ज़ाहिर उनका सामना करेंगे और अदालतों में करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, पार्टी के अंदर ये राय हतमी है कि नवाज शरीफ साहब को ही अगली बार वजीर आजम बनना चाहिए अगर आप लोग हुकूमत में आते हैं तो? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट किसी भी पार्टी में वो होते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा, जिनके नाम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वोट पार्टी को पड़ सकें। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक असूल है। अब हमारे पास हैं मियां नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, हमजा साहब हैं, जो हमारे वो लीडर हैं कि जो कि पब्लिक मोबिलाइजेशन भी करते हैं और लोगों में इनकी मकबूलियत भी है। तो ये फैसला बहरहाल पार्टी ने करना है। लेकिन चूंकि साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब एक नहीं, एक से ज़ायद दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो अगली दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। तो मेरा ख्याल है कि मियां साहब के बाद जो सीनियर मोस्ट हैं, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उन्होंने ये बात की है तो पार्टी जो है उसी लाइन को आगे टो कर रही है। ठीक है। अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने। झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप अभी तक तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं? इसलिए कि आजकल समझ नहीं आती, सुबह किसी की ट्वीट पढ़ो तो वो कुछ और कह रहा होता है, शाम को वीडियो आ जाती है कि मेरा तो उस जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैंने कहा आपसे भी हम पूछ लें कि अभी तक आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही हैं? बिल्कुल तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और रहने का भी इरादा है इंशाअल्लाह।
और जो बात आपने कही है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कल्चर है उसकी ज्यादा अक्कासी करता है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की रैंक एंड फाइल ने एक्चुअली इसको रेजिस्ट किया, जो पहले कहानी कही जाती थी कि तहरीक इंसाफ टूट गई, अगर आप स्केल देख लें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो हुआ है और किसी भी इम्पार्शल ऑब्जर्वर से पूछ लें, क्योंकि इम्पार्शल ऑब्जर्वर्स कम है, तो शायद आपको ये बता दिया जाएगा कि जितनी सख्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है वो कभी पहले हुई नहीं। तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैंक एंड फाइल अपनी पार्टी में रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, वो भी बेमिसाल है। अच्छा, अब एक चीज जो एक थीम सामने आ रही है कि जमात के अंदर दो ग्रुप थे। एक वो था जो थोड़े से मतलब मैं ये कहना तो नहीं चाहूंगा पर तासुर ये मिलता है कि जो वाइज ग्रुप था, थोड़ा सा जो इस तरह के खान साहब से बातें करते थे कि खुदारा झगड़ा मत करें, लड़ाई मत करें, चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलें। एक दूसरा जो थोड़ा सा सियासी तौर पे मिलिटेंट ग्रुप था जो कहता था लड़ जाओ, इससे झगड़ जाओ, ये कर दो, वो कर दो। अब जो लोग छोड़ रहे हैं वो अक्सर लोग इस चीज़ का गिला शिकवा करते हैं कि वो जो लड़ाई वाला ग्रुप था उसकी बातें खान साहब सुनते थे, हमारी बातें नहीं सुनते थे। तो आपका तजर्बा भी कोई ऐसा रहा कि जमात के अंदर इस हद तक डिवाइड थी? देखिए, मेरे ख्याल में ये कहना ज्यादती है। पहली चीज, कोई भी जमात ले ले, कोई भी इदारा ले ले, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन ले ले, दुनिया में कोई भी कंपनी ले, उसमें मुख्तलिफ ख्यालात के लोग होते हैं। कोई अपने जो है वो ज्यादा हार्ड नोज्ड होते हैं, हॉक्स होते हैं, कोई जो है वो ज्यादा डव्स होते हैं, जो भी आप एनवायरमेंट ले, ठीक है। लेकिन जो माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमेशा मैंने देखा है, जो 1-to-1 एंगेजमेंट के साथ भी खान साहब के साथ देखा है और जो कोर कमेटी जैसे फोरम्स में भी देखा है, खान साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि शायद बहुत से लोग वो कहने की कोशिश करते थे जो उनके ख्याल में खान साहब सुनना पसंद करे। लेकिन जो मैंने पाया, खान साहब ने सख्त से सख्त बात भी सुनी, और ये एक इंडिविजुअल पे होता है कि वो अपने बॉस को या अपने लीडर को समझाए। और बहुत बार जो है वो मैंने जाती तौर पे एज अ मिनिस्टर ऐसे पोजीशंस ली जो खान साहब को पसंद शायद इन द मोमेंट नहीं थे, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे उन्होंने उसके लिए रिस्पेक्ट किया। मिसाल मैं दे देता हूं, जैसे कोविड में शुरू के दिनों में जब एनसीओसी नहीं था तो हमें खैबर पख्तूनख्वा में अपना फैसला करना था कि हम किस हद तक लॉकडाउन करें, और वो हमने किए, और बाद में खान साहब ने रिस्पेक्ट किया। और मेरे ख्याल में यही जो है वो मेरे ख्याल में खान साहब की स्टेचर एज ए लीडर बढ़ाते। एक आखिरी चीज, ज्यादातर जो लोग ये बाद में कहते हैं ना, उनकी अपनी स्टेटमेंट्स जाने से एक दिन पहले तक देख ले, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो इन हाइंडसाइट माजी वाले कल को देखते हुए जो बंदे को सच याद आता है ना, ये थोड़ी सी उन बंदों की क्रेडिबिलिटी को कम करता है जो बाद में तो ये सारी सच्चाई कह देते हैं, उस वक्त नहीं कहते, विद सम एक्सेप्शंस जहां पे लगता है कि लोगों को फोर्स किया गया। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली आप भी जिक्र कर रहे हैं कि लोग पहले कुछ और मौक़िफ़ देते थे, बाद में कुछ और मौक़िफ़ दे रहे हैं। इससे एक तासुर ये भी मिलता है कि खान साहब ने जो अपनी टीम चुनी थी, उस टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनकी बेहतरीन उनकी टीम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, वो बेहतरीन उनके प्लेयर्स नहीं थे, ऑल दो के बताया गया कि ये बेहतरीन प्लेयर्स हैं। आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा में आपके जो वज़ीर आला थे वो आज किधर खड़े हैं और वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब में वो बुज़दार साहब जिनके लिए खान साहब ने सबसे लड़ाई की, बल्कि महमूद खान साहब के लिए भी सबसे लड़ाई की, तो कहीं ना कहीं एरर ऑफ जजमेंट तो था ना खान साहब की सिलेक्शन में। यार, कौन एरर ऑफ जजमेंट नहीं करता? एरर ऑफ जजमेंट किसी हद तक होगा, लेकिन अतर हमें चाहिए कि हम ऐसे माहौल में जो मुल्क के लिए बिल्कुल एक बड़ा क्रिटिकल क्रॉस रोड्स है कि उस पे हम साफ बात करें, ठीक है। और मेरे ख्याल में जिस टाइप का सियासी माहौल आज है ना,
आजकल जो है, तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस टाइप के लोग सियासत को अट्रैक्ट होंगे? वो जो असूल पे रहना पसंद करते हैं, या वो जो हवा का रुख देख के जो है वो अपने किबले की चॉइस करना चाहते हैं? तो अगर आप माहौल ऐसे बनाते हैं कि सियासत में 80-90% लोग ऐसे आएंगे जो कि अपॉर्चुनिस्टिक सियासत करेंगे, तो वो फिर हर जमात में होंगे। और मेरे ख्याल में इसीलिए जो खड़ा होना जरूरी है। मैं अक्सर जो पूछता है उसे कहता हूं कि इमरान खान हमारे लीडर हैं। मेरे ख्याल में उनसे बेहतर लीडर पूरे पाकिस्तान में नहीं है। मैं इसलिए उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर मेरे इस वक्त खदशात भी होते, अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना जरूरी था, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये सियासत के कल्चर को डिफाइन करता है। ठीक। अच्छा, ऑब्वियसली आपने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया, दीगर रहनुमाओं की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि वो एक तरह से हलफ दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी भी हमें पुरतशद्दुद सियासत करने के ऊपर नहीं उकसाया, ना कोई प्लानिंग वगैरह की। लेकिन दूसरी तरफ से ये इल्ज़ाम लगता है, बल्कि बहुत सारी आपकी जमात के अपने लोग ये कह रहे हैं कि जी 9 मई के वाक़यात हो जाएं या दीगर वाक़यात हो जाएं, जमात के अंदर एक ऐसा माहौल था कि एक नैरेटिव बनाया गया जिससे वर्कर में भी इश्तियाल आया। क्या आप इस नैरेटिव से एग्री करते हैं कि इस तरह का कोई नैरेटिव बनाया गया, या फिर वो स्पॉन्टेनियस था रद्द-ए-अमल जो भी हुआ उस दिन? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसे कोई नैरेटिव नहीं बनाया गया। सेकेंडली, हम जो है वो ये मफरूजों पे नहीं जा सकते। या तो हम फैक्ट्स बयान करें या हम ओपिनियंस बयान करें। ठीक। अगर ओपिनियंस पे जाना है तो फिर बहुत से लोगों के पास बहुत से ओपिनियंस हैं। अगर फैक्ट्स पे जाना है तो जितने लोग हल्फिया बयान दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि जरूरी है कि मुश्किल वक्त में भी हम सच बोलने की जुर्रत रखें। ठीक है। और अफसोस के साथ ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है, हमारे सियासी कल्चर का तो ये हिस्सा है, लेकिन इसको मीडिया का एक तबका इस तरीके से जरूर फ्रेम कर रहा है जिससे आपने कहा। और मुझे थोड़ी सी अम्यूजमेंट इसलिए होती है कि ये शायद वही तबका था जो खान साहब की हुकूमत में होते हुए तो अपने आप को डिफाइन करता था ऑन द बेसिस के जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स के इंटरेस्ट में क्या है, और हर जो उससे छोटी सी भी डिविएशन की परसेप्शन होती थी तो उन्हीं चीजों को बुनियाद बना के उन्होंने इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद की। लेकिन जब ये सब फ्लिप हुआ तो अब जाहिर ये होता है कि वो ना प्रो जमहूरियत थे ना वो प्रो ह्यूमन राइट्स थे, वो सिर्फ एंटी इमरान खान थे। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ जो अब बार बार जिसका जिक्र हो रहा है कि सियासी जमातों ने अपनी कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया है। नून लीग के हम जलसे भी देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं। एक हमने देखा कि दरख्वास्त आई थी आप लोगों की जानिब से भी लाहौर की इंतज़ामिया को कि हमें भी जलसे की इजाज़त दी जाए। पिछले दिनों हमने देखा कि आतिफ खान साहब के इलाके में कोई कन्वेंशन हुआ जो प्राइवेट लैंड पे हुआ, उसके बाद भी FIRs वगैरह दर्ज हो गई। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है? वो लोग जो मतलूब नहीं हैं, जिन पे कोई FIRs नहीं है, क्या आप लोग सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? सिचुएशन आपके सामने, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो आतिफ खान साहब ने मर्दान में अरेंज किया था वर्कर्स कन्वेंशन, वो किसी प्राइवेट जगह में सिर्फ नहीं था, उनके घर में था। मतलब उनकी पर्सनल रेजिडेंस के लॉन में था। पुलिस या DC या एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशंस को या पॉलिटिकल एक्टिविटी को इस बुनियाद पे रिजेक्ट करती है कि सिक्योरिटी का खदशा है, लेकिन वही पुलिस सैकड़ों की तादाद में आ जाती है FIR कराने, टीयर गैस के शेल्स फेंकने और उन्हीं जलसों को रोकने जो कि कभी इशू नहीं हुए। इसी तरह करक में एक ही दिन को ANP का प्रोग्राम हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
जो रिटन रिस्पॉन्स मिला वो ये मिला कि सिक्योरिटी की वजह से आप ना करें। ANP वालों को 138 लोगों की सिक्योरिटी दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो पुरअमन तरीके से निकले, जितनी सिक्योरिटी दरकार थी उससे कई ज्यादा पुलिस वाले आए और इन वर्कर्स पे टियर गैस की शेलिंग की। ये आज से कुछ दिन पहले की बात है। याद रखें कि ये वो जमात है जो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, हम जो भी कहें, जो अभी एक गैलप का सर्वे सामने आया था जिसमें, और जो वो सर्वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं हुआ था, मेरे रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सर्वे जो PMLN के 3 कायदीन हैं जो अभी नई एक पार्टी बनाने की का सोच रहे हैं, सॉरी PMLN के 2 कायदीन और एक एक्स पीपल्स पार्टी के मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मुस्तफा नवाज कोकर साहब, जो एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया ये सर्वे उनके लिए जो है वो कमीशन हुआ था। तो उनमें से तो एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैन नहीं है ना। लेकिन जब वो बताता है कि तकरीबन 60% लोग आज इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देते, तो जब आप उस जमात के अगेंस्ट स्टेट एक्शन ले रहे हैं जिसको 60% पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन समझते हैं, जिसको 60% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि उस जमात को और उसके लीडर इमरान खान को वो ट्रस्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान को चलाएं, तो जब आप जमहूरियत के इस बुनियादी असूल के खिलाफ जाएंगे ना, तो आप लोगों को एलियनेट करते हैं, आप कानून और आइन को कमजोर करते हैं और आप पाकिस्तान की जमहूरियत को इंतहाई ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये सब कुछ करते हुए आप पाकिस्तान सारे इदारों को कमजोर कर रहे हैं, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, कोर्ट्स। ठीक, अच्छा, ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप खुद उनकी काबीना में शामिल थे, पर आपके जो कैप्टन थे वहाँ पे महमूद खान साहब, वो तो अभी नई जमात में चले गए हैं, तो काम तो सारा अंडर उनकी लीडरशिप में हो रहा था। तो आप कोई अगर क्रेडिट लेंगे कि हमने ये काम किया, ये बेहतरी लाए, वो बेहतरी लाए, तो उस बेहतरी में मेजर किरदार तो फिर महमूद खान साहब का था, तो लोग तो फिर उनकी तरफ जाएंगे, उनको वोट देंगे। क्या ये चैलेंज होगा आप लोगों को? काम इमरान खान की लीडरशिप में हो रहा था, ये अवाम को पता है और इसका फैसला अवाम भी कर देगी। मतलब कि आप ये कहते हैं कि उस सूबे के लेवल तक भी इमरान खान साहब चीजों को खुद मैनेज कर रहे थे? नो, किसी के लीडरशिप के नीचे काम होना, उसका मकसद जरूरी ये नहीं होता कि वो वहां पे माइक्रो मैनेज कर रहे थे। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कुछ प्रिंसिपल्स खान साहब ने बनाए थे करप्शन को रोकने के, मेरिट को प्रमोट करने के, इनोवेशन को लाने के, जैसे हम सेहत कार्ड लाएं। इसमें बहुत सी चीजों की क्रेडिट मैं खुद को लेने की कोशिश कर सकता हूं। हमारे बहुत से अच्छे मिनिस्टर्स थे, बहुत से पार्टी के साथ हैं। आतिफ खान को ले लें जो 2 बार रहे थे, शाहराम तरकई को ले लें, कामरान बंगश को ले लें, और बहुत नाम मैं जो है वो कह सकता हूं। फैसल अमीन गंडापुर थे। ये सारे वो एजुकेटेड फेसेस हैं जो पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से यंग थे, लेकिन जो विजन था और जो पॉलिटिकल कल्चर था वो इमरान खान की वजह से था। ठीक, तो उसका क्रेडिट इमरान खान को जाएगा और ये फैसला करने की मुझे जरूरत नहीं है, ये फैसला कर देगी अवाम। और इसका एक सबूत अलबत्ता ये है कि जो नई पार्टी हमारे एक्स कॉलीग्स ने बनाई है, उन्होंने ये जरूर समझा कि नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की जमात का ही बोरो करें। ठीक, कोई वजह हो? अच्छा, वैसे आपको किसी तरफ से कोई ऑफर आई है कि जमात को छोड़ दें या कोई दबाव वगैरह? यार, इन चीजों पे बात करने से क्या फायदा। एक ये मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी ये फैसला कर दिया था कि ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासत में कुछ असूलों की बात है। और इसमें जो हर जमात करती है ना कि जी हमारे साथ भी ये हुआ था तो आज ये हो, और सिर्फ वो नहीं, वही जो मीडिया का एक टोला है जो कि बार बार ये कहती है, देखिए लोगों को आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं जो कि कंसिस्टेंट रहते हैं अपने बिहेवियर में। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती,
लेकिन उनके प्रिंसिपल्स नहीं टिपिकली चेंज होते। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे सोसाइटी के कल्चर का एक हिस्सा है। और मैं तो ये अभी देख लिया कि ये जो लोग मैं समझता था कि बड़े ह्यूमन राइट्स के और जमहूरियत के अलंबरदार हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हो, पंजाब केपी में 12-12 महीने इलेक्शन ना हो, लोग जो है वो बगैर अपनी मर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ना किसी और जमात के साथ होना चाहिए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होना चाहिए, और ना किसी लीडर का उस तरीके का पॉलिटिकल ट्रायल होना चाहिए जो कि आजकल इमरान खान का हो रहा है। क्योंकि तारीख हमें यह बताती है कि जो भी पॉलिटिकल ट्रायल हुआ हो और जहां भी हमने किसी को गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश की हो, उसका अंजाम सही नहीं हुआ। चाहे वो नवाज शरीफ का हाईजैकिंग केस में वो बात में रिवर्स हो जाता है, चाहे वो भुट्टो साहब का जो है वो ट्रायल हो जिसकी वजह से उनको फांसी लग गई, चाहे वो अगरतला कंस्पिरेसी केस हो 60s में। ठीक है, कौन से का अंजाम ठीक रहा? ठीक है। अच्छा, एक क्रिटिसिज्म जो आप लोगों पे आता है कि आप लोग अपनी कारकर्दगी पे बात नहीं करते। आप पूरे सूबे के फाइनेंसेस देख रहे थे और इस तरह की भी खबरें आई कि सूबा ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया, तो उसके ऊपर तो आप कोई बात नहीं करते। आप एक बयानिया ऐसे बनाते हैं कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, दीगर लोगों को टारगेट करते हैं। क्या ये क्रिटिसिज्म जायज़ है आप लोगों का? नहीं, जायज़ नहीं है। और मेरे ख्याल में ये साबित करने के लिए पीडीएम की हुकूमत इससे बेहतर काम कर ही नहीं सकती थी, ना कि ये कि उन्होंने 16-18 महीने जो वफाक में और 6-8 महीने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को संभाला। वफाक में तो जो 18 महीनों में उन्होंने कहा, तो वो यहाँ पे पहुंच गए कि 18 महीने हुकूमत करने के बाद उनका बयानिया जाके 2017 में फंसा हुआ है। और जब मरियम कहती है कि नवाज शरीफ आके आखिर इकॉनमी को ठीक करेंगे, ये तो उनके अपने चचा के अगेंस्ट इससे बड़ी चार्जशीट हो ही नहीं सकती थी। खैबर पख्तूनख्वा में तो लगता ये है कि 8 महीने लिटरली हुकूमत की चाबियां दी गई JUIF को, छोटे छोटे हिस्से दिए गए ANP को, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, कि सब मिला के चलाएं। और उन्होंने उस खौफनाक तरीके में चलाया कि मेरे ख्याल में उस खौफनाक तरीके में चलाने का नतीजा ये था कि खटक साहब की पार्टी को जन्म मिलने का एक मौका मिला। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है कि हमारी हुकूमत जो है वो बेहतर जा रही थी। अभी जो ट्रांसफर्स हुए खैबर पख्तूनख्वा में, तकरीबन सारे वो ऑफिसर्स दोबारा लगा दिए गए हैं जो कि हमारे वक्त में की पोजीशंस पे होते थे। सबको जो है वो OSD कर दिया गया था। 6-8 महीने ही लगाए और तारीख में पहली बार होगा कि 26 लोगों की काबीना बनी। चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर, जायज है नाजायज है अब ये और बात है। आजम खान ने 26 लोगों को नोटिफाई किया और करप्शन और पॉलिटिकल पार्टिजनशिप की वजह से 26 के 26 को डी नोटिफाई कर दिया। ये कभी तारीख में नहीं हुआ होगा। और यही आपको दिखाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या परफॉर्मेंस थी। आपने फाइनेंसेस पे पूछा, आज जो खैबर पख्तूनख्वा को माली मुश्किलात हैं, ये 2 चीजें साबित करता है। एक कि हम कितनी ज्यादा मेहनत से काम करते थे कि लोगों को कम से कम पता चले, क्योंकि पाकिस्तान को फाइनेंशियल मुश्किलात ज्यादा से ज्यादा हमेशा ही रहे, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन हमने कभी वो फंडामेंटल रिफॉर्म एंड तक नहीं किया जो हमें करना चाहिए। ठीक, ये मुश्किलात ऑब्वियसली हमें खान साहब के वक्त में भी पड़ते थे। फर्क ये था, खान साहब सुनते थे, उनकी टीम सुनती थी, हम हल निकाल देते थे। ये मुझे पता है, इस पे जरा अलहदा से डिटेल शो करते और जिस आना ले आए और एविडेंस के साथ साबित कर देंगे कि कितना फर्क था और एक छोटा सूबा कैसे उठा। मुझे पंजाब के एक सीनियर सिविल सर्वेंट ने कहा कि पहली बार तारीख में पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दी जा रही है कि वहां पे जो इनोवेशन हो रही है, जिस तरीके के हमने सेहत कार्ड या बजटरी रिफॉर्म लाए थे। अच्छा, आखिर में अगर आप ब्रीफली मुझे बता सकें, आपके लिए बड़ा चैलेंज क्या है तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त? आपके सियासी मुखालफीन आपके लिए बड़ा चैलेंज है इलेक्शंस के अंदर? अच्छा सवाल है। जब बंदा ऑनेस्टली जज्बे से
और बिलीफ से अपना काम करता है तो एक्चुअली आप अपने आप को मेंटली ट्रेन कर देते हैं कि आप अपने चैलेंजेस पे काबू रखें। खान साहब एक बात कहते थे और शायद और लोगों ने भी कही है, अंग्रेजी की एक फेमस सेइंग है, इट्स नॉट फियर, कि खौफ हर किसी को होता है या डर हर किसी को होता है, आपको उस डर को काबू करना होता है। मेरे ख्याल में मैं ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम जमहूरियत की पटरी से उतरे ना, कि इलेक्शंस हों। बाकी फ्री एंड फेयर को छोड़ दें, अनफ्री और अनफेयर इलेक्शंस भी हो जाए ना, जो मर्जी ये कर लें, इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में ये जुल्म और ये पार्टिजनशिप दिखा के इस केयर टेकर हुकूमत ने, जो कि पीडीएम की एक एक्सटेंशन लगती है, इन्होंने अवाम को ये साबित कर दिया कि उनको खड़ा रहना चाहिए एक ही लीडर के पीछे, और वो लीडर है इमरान खान। ठीक, इलेक्शन इंशाअल्लाह होंगे और पीटीआई कामयाब होगी। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम। बात करेंगे क्रिकेट की। भारत में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जारी है, लेकिन हमेशा की तरह वहाँ पे क्रिकेट से ज़्यादा सियासत हमें नज़र आ रही है। मुख्तलिफ ऐसे मामलात हैं जो बदकिस्मती से ओवरशैडो कर रहे हैं वहाँ पे जारी खेल को, वहाँ पे जारी गेम्स को, और उसमें जो एक बड़ा मसला है वो पाकिस्तानी शायकीन और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीज़ों का है। और इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आतर काज़मी साहब आपका। अच्छा बेग साहब, ये क्या पहले से इस किस्म का कोई लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस तरह की सूरत हाल होगी कि जर्नलिस्ट को वीज़े नहीं मिलेंगे और शायकीन को वीज़े नहीं मिलेंगे वर्ल्ड कप के मैचेस के टिकट होने के बावजूद? बिल्कुल आपने सही कहा, ये भारतीय हुकूमत की हठधर्मी है। मेरे जराए बताते हैं, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, कि यहाँ भारतीय हाई कमिश्नर को ये इंस्ट्रक्शंस थी कि वीजे को डिले किया जाए। आप देखें ना, अभी तक किसी के वीजे नहीं आए, और वो तो मजबूरन इन्होंने जो एंकर्स थे या जो कमेंटेटर थे या अंपायर थे उनको वीजा आखिरी लम्हे पर दिए। पाकिस्तानी टीम को भी आपको याद होगा इन्होंने काफी रुलाकर वीजा दिया। तो मैं समझता हूं कि अब वो भारत जो है, बजाय इसके कि वो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के जुमरे में ले, लगता यही है कि वो सियासत की नजर करता जा रहा है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत है इंतहा पसंद, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से कॉर्नर किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान का मैच जो है अहमदाबाद में रखा, 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है उस मैदान में, और उन्होंने जानबूझ के वो मैच रखा। उससे सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं काजमी साहब, आप देखें कि जो ग्राउंड जहां मैच हो रहा है हैदराबाद में, वहां नशिस्तें सही नहीं थी, कचरा पड़ा हुआ था। धर्मशाला में जो मैच हुआ अफगानिस्तान बांग्लादेश का, वहां शिकायत आई कि वहां आउटफील्ड सही दी थी, और भी बहुत सारी चीजें। मैं समझता हूँ भारत जिसने 2016 का T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले 2011 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया था, इस मर्तबा बुरी तरीके से वो एक्सपोज हो गए। और लोग यही कहते हैं कि आईसीसी कोई नोटिस नहीं ले रहा। इस टूर्नामेंट के आगाज से कबल एक शेड्यूल जारी किया गया, बाद में उसमें तब्दीली की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिसमैनेजमेंट है। और 34 साल जय शाह जो कि अमित शाह का बेटा है, वो सारी क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को चला रहा है अपने विम और विल पर। आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है काजमी साहब, मैं समझता हूँ वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी बदकिस्मती से हमने देखा कि पाकिस्तान में भी पिछले चंद माह के दौरान एक बहस रही जब पिछली हुकूमत थी कि चेयरमैन पीसीबी कौन होगा। यहाँ पे भी ये था कि इस जमात का बंदा होगा या उस जमात का बंदा होगा। और बदकिस्मती से लगता है कि भारत में भी यही कुछ हो रहा है कि जो हुक्मरान हैं उन्हीं के अपने लोगों को नवाजा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पीसीबी की बात करें तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है ये वीज़ों का जो मामला है? और यहाँ पे तो ये भी सुना जा रहा है कि जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनका तो अपना वीज़ा नहीं आया। लेकिन काजू साहब देखें, अगर जब किसी भी मुल्क में वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, तो उस मुल्क को, वो मुल्क आईसीसी को इस बात की यकीन दहानी कराता है कि जो ममालिक
उस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे होते हैं। न सिर्फ उनकी टीम को बल्कि उनके सहाफियों और उनके शायकीन क्रिकेट को भी वीजे जारी किए जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। आपको याद होगा एहसान मानी साहब जो पीसीबी के साबिक चेयरमैन, उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें अपनी टीम वापस बुला ले। चले टीम वापस न बुलाए। आमिर शोएब जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है वो कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अहमदाबाद में खेलने से इनकार कर दे तो क्या होगा, ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर होगा। और माजी में ऐसा होता रहा है, जैसे 87 का वर्ल्ड कप, 96 का वर्ल्ड कप हुआ, टीमें नहीं जाकर खेली, ऑस्ट्रेलिया नहीं गई, श्रीलंका। तो कोई भी फोरफीट अगर फोरफीट करते तो आईसीसी आप पे पाबंदी नहीं लगा सकती। लेकिन चूंकि हमारा क्रिकेट बोर्ड कमजोर है, एडॉकिज्म पे चल रहा है। 22 दिसंबर 2022 के बाद तीसरे चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, उनका काम था कि इलेक्शन कराएं और डे टू डे अफेयर्स देखें। आज आपने डॉन की स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने 7 अपॉइंटमेंट कर दिए 3 महीने में। तो उनका जो काम था वो काम करने के बजाय दूसरी तरफ फिर। अच्छा बेग साहब, ये भी है कि ज़का अशरफ साहब को भी वीजा नहीं मिल रहा, तो वो तो खुद भी नहीं जा सकेंगे भारत। आप देखिएगा इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद आपके पास खबर आएगी। अभी मेरे जराए कंफर्म कर दें, उन्होंने काफी लोगों ने उनके वीजे के लिए अप्लाई किया है जो उनके साथ जाना चाह रहे हैं। और आप देखिएगा कि मुझे लग रहा है कि ऊपर हायर लेवल पे उन्होंने भारतीय हाई कमीशन और इधर उधर बात किया। आप तो तहकीकाती साहबी हैं काजमी साहब, आप जरा रिसर्च करें, आपको पता चल जाएगा 10-12 अक्टूबर तक के क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, ज़ैनब अब्बास साहिबा ने भी भारत छोड़ दिया है, कहा जा रहा है कि वो ज़ाती वजूहात से छोड़ा। तो जिस तरीके से उनको भी वहाँ पे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, कोई माजी की किसी FIR का भी जिक्र हो रहा है, क्या ये इंतहाई किस्म की, जिसे आप कह सकते हैं बदकिस्मती नहीं है कि स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को तो छोड़ते हैं, इवन के कमेंटेटर्स और आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं उन लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज़ैनब अब्बास जब भारत पहुंची थी, उन्होंने अब से 9 साल पहले कोई ट्वीट किया था, तो कोई इंतहा पसंद जो है वो चला गया अदालत में, उसने FIR इनके खिलाफ कटवा दी। तो आईसीसी ने फेस सेविंग के लिए कि वो पर्सनल रीजंस की वजह से चली गई है, मेरी जो इत्तलात है, हफ्ते की रात आईसीसी ने उन्होंने कहा कि आप दुबई यहाँ से भारत से निकल जाए, कहीं ये ना हो कि आपको FIR की बेसिस पर गिरफ्तार कर ले और बड़े मसाइल पैदा हो। तो इसलिए ज़ैनब अब्बास चली गई। ये इंतहा पसंदी की इंतहा है। मैं कहता हूँ कि भारतीय हुकूमत को अक्ल के नाखून लेने चाहिए। नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट हुकूमत जिस तरीके के इकदाम कर रही है, खेल में भी सियासत को ले आई है, जो कि सरासर गलत है। ठीक, मिर्जा इकबाल बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भारत के साथ जब भी हमारा क्रिकेट होता है अक्सर उसमें सियासत इन्वॉल्व हो जाती है, और ये कोई आज की कहानी नहीं है। अगर आप 90 की दिहाई में चले जाएं, उस ज़माने में हमें याद है जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो शिवसेना कभी आके पिच उखाड़ देते थे, कभी वो पत्थर फेंकते थे, अजीब किस्म के वहाँ पे मसाइल होते थे। खेल को खेल के तौर पे लेना चाहिए। भारत अपने आप को एक बड़ी जमहूरियत कहता है, लेकिन क्या जो उसका रवैया है, उस रवैये के अंदर कहीं पे भी आपको जमहूरियत नज़र आती है? इसका फैसला आप भी कर सकते हैं, और पूरी दुनिया जो इन मामलात को देख रही है वो भी उसका फैसला कर सकते हैं। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।